तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, ऑक्सीकारक एवं अपचायक की एन कारक मीन्स एन फैक्टर एवं तुल्यांकी भार। समझ गए बच्चों? यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो ऑक्सीकारक होता है या जो अपचायक होता है उसका एन फैक्टर क्या है, और इस एन फैक्टर के आधार पर ऑक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो बच्चों, ऑक्सीकारक या अपचायक का एन फैक्टर निकालना है तो हम इन संबंधों का प्रयोग करेंगे। ऑक्सीकारक का एन फैक्टर एन कारक एन एफ से व्यक्त करें तो ये होगा ऑक्सीकारक के एक मोल द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ गए ना, कि जो ऑक्सीकारक होता है उसका एन फैक्टर का मतलब होता है कि ऑक्सीकारक के एक मोल द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर हमें एन फैक्टर पता है ऑक्सीकारक का, तो ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार बराबर होगा ऑक्सीकारक का अणु भार अपॉन में एन फैक्टर एन कारक। बात समझ गए? तो एक मोल ऑक्सीकारक कुल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आपको देखना है, वही एन फैक्टर होगा। और इसको निकालने के लिए आप ये देखोगे कि जो ऑक्सीकारक का एक मोल है उसकी कुल कितनी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित हुई है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। समझ गए ना? आप उस परिवर्तन को निकाल लो। एक्चुअली वही क्या है बच्चों, एन फैक्टर या ऑक्सीकारक का एन कारक। और तुल्यांकी भार तो सीधा है कि ऑक्सीकारक का जो भी अणु भार है उसे आप एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। फिर हम आते हैं अपचायक का एन कारक एन फैक्टर। तो अपचायक के एक मोल द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, या हम ये कह सकते हैं कि अपचायक के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, या फिर हम कह सकते हैं वृद्धि। ठीक इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, या फिर हम कह सकते हैं कमी, कि ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या घटेगी और अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। तो अपचायक के एक मोल द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या अपचायक के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन या वृद्धि। तो इस तरह से अपचायक का एन कारक निकल आएगा। और अपचायक का तुल्यांकी भार निकालना है तो अपचायक का अणु भार बटा एन कारक। तो अच्छी तरह समझ गए आप कि ऑक्सीकारक का एन फैक्टर मतलब ऑक्सीकारक के एक मोल द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ऑक्सीकारक की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन या कमी। ये तो हो गया इसका ऑक्सीकारक का एन फैक्टर। तुल्यांकी भार निकालना है ऑक्सीकारक का तो उसका अणु भार अपॉन में एन फैक्टर कर दो। अपचायक में आ जाओ तो अपचायक की एक मोल द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या अपचायक के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन या वृद्धि, और तुल्यांकी भार बराबर अपचायक का अणु भार अपॉन में एन फैक्टर एन कारक। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर आपको एक संतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है रिडॉक्स इक्वेशन का, तो इससे भी आप चाहे वो ऑक्सीकारक हो या अपचायक या किसी भी घटक का, मतलब जो भी घटक ऑक्सीकारक है या अपचायक है, उनका आपको एन कारक निकालना है। तो ये है रिडॉक्स अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन में घटक का रस समीकरणमिति स्थिरांक। तो इस आपको पर मोल ऑक्सीकारक या अपचायक के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन निकल आएगा, वही इसका क्या होगा बच्चों, एन कारक। तो इससे भी निकाल सकते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में विनिमय किए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब अपचायक और ऑक्सीकारक के बीच में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन में घटक का रस समीकरणमिति स्थिरांक। समझ गए ना? तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, मतलब ये हो गए अपचायक एवं ऑक्सीकारक
कारक के मध्य इलेक्ट्रॉन विनिमय की संख्या कितनी उनके बीच में, या रिडॉक्स अभिक्रिया विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉन अपॉन में घटक का रस समीकरण की स्थिरांक। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स से लेते हैं ऑक्सी कारकों के तुल्यांक की भार। देखो अब आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सी कारकों के, तो देखो यहाँ है जैसे MnO4 1- और ये चेंज हो गया Mn2 प्लस में। कुल मिला के अगर आप यहाँ देखोगे तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 7+, और यहाँ चले गए तो कितना दिख रहा है 2+। तो कुल मिला के ऑक्सीकरण अंक कितना परिवर्तित हो गया बच्चों 5। मीन्स एक मोल KMnO4 ने कुल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि इसका जो n फैक्टर है वो कितना हो गया बच्चों 5, और तुल्यांक की भार जो भी KMnO4 का अणु भार है उसे हम 5 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें ऑक्सी कारक का तुल्यांक की भार निकल आएगा। ठीक इसी तरह से Cr272- है, इसने 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इस तरह से Cr3+ में चेंज हो गया। अब यहाँ देखो Cr2O72- में 2 क्रोमियम है, जो इनका जो ऑक्सीकरण अंक है वो 6+ है, और यहाँ जाके 2 क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया है +3। कुल मिला के यहाँ पर इस प्रोसेस में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो इस तरह से पूरे K2Cr27 का ऑक्सीकरण अंक परिवर्तित हुआ है 6, इसलिए इसका n फैक्टर हो गया 6। तो अब यहाँ पर आप तुल्यांक की भार निकालेंगे तो हो जाएगा m/6। फिर यहाँ आ जाए IO3, आप यहाँ जाएंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 5+ आएगा, और यहाँ जाए तो हो गया -। तो इस तरह से कुल 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे। क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो 5+ हटाने में लगे और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लाने में। n फैक्टर हो गया यहाँ पर 6 और तुल्यांक की भार हो गया m/6। फिर हम आ जाते हैं Cr4 2-। यहाँ पर चले जाओ तो इसका 6+ है। यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ देखो यहाँ जाके Cr3+ हो रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए 3। मीन्स Cr4 2- का ऑक्सीकरण अंक जो बदल रहा है वो है 3, इसलिए यहाँ पर n फैक्टर हो गया 3 और Em हो जाएगा m/3। HNO3 से NH4+ में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, और यहाँ जाके जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे NH4+, तो ये उसका आयन है। अगर आप इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ निकाल के देखोगे, ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख दूं NH4 और ये है प्लस आयन, है ना, तो इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ निकलेगा -3। तो +5 से -3 तक जाना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो लगेंगे 5+ को हटाने के लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन 3- लाने के लिए। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे वो होंगे 8, तो यहाँ n फैक्टर हो जाएगा 8, और इस तरह से जो HNO3 का तुल्यांक की भार आएगा वो m/8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए HNO3 1- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और यहाँ जाके हो रहा है +2। कुल मिला के +5 से +2 तक पहुंचने में 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है योग हुआ है। मीन्स ऑक्सीकरण अंक जो बदला वो कितना बदल गया बच्चों 3। तो इस तरह से यहाँ पर तुल्यांक की भार जो NO3 1- का होगा वो हो जाएगा m/3। ये तो हो गए कुछ ऑक्सीकारकों के। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो ये कुछ अपचायक लिए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपचायकों में आ जाते हैं। ठीक है, तो अपचायक में जैसे FeSO4 से Fe2SO4 होल थ्राइस बनता है, तो यहाँ पर Fe का +2 स्टेट है और यहाँ जाके +3 होगा। इससे कोई मतलब नहीं कि ये कितने आयन में बदला, यहाँ देखना है एक मोल में कितने Fe+ आयन है, तो एक मोल में एक ही Fe2+ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसका ऑक्सीकरण अंक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है तो ऑक्सीकरण अंक 1 बदल रहा है, तो यहाँ पर जो तुल्यांक की भार होगा वो हो जाएगा m/1। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट में भी FeSO4 होता है, FeSO4, इसलिए ये
NaOH का तुल्यांकी भार को भी व्यक्त करता है। ओके, फिर आ जाते हैं iO3 1 माइनस से iO3 1 माइनस I माइनस से iO3 1 माइनस बनना। तो I माइनस में -1 है और iO3 1 माइनस में अगर आप इसका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे आयोडीन का तो 5 प्लस आएगा। तो कुल मिला के यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो एन फैक्टर हो गया 6, EM हो जाएगा m/6। ठीक इसी तरह से Cl2 से ClO3 1 माइनस बन रहा है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा +5। तो एक मोल Cl2 में 2 क्लोरीन है और हर एक क्लोरीन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 हो रहा है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, एन फैक्टर हो गया 10, तो EM हो जाएगा m/10। अब हम आ जाते हैं FeS2 1 माइनस। तो FeS2 में से Fe का ऑक्सीकरण अंक बदल रहा है +2 से +3, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रिलीज हुआ और यहाँ देखो पर सल्फाइड का है -1 और यहाँ जाके पर सल्फाइड जो है आप देख रहे हैं कि कितने में बदल रहा है +4 में। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखें तो -1 से +4 जा रहा है। इसका मतलब है पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2 सल्फर एटम न्यूट्रल बने होंगे, फिर उनके 4 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तब जाके वो S4+ में चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो सल्फर का ठीक है टोटल अगर हम देखें एन फैक्टर तो 10 बदल रहा है या 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहे हैं। तो कुल मिला के FeS2 का टोटल जो एन फैक्टर हुआ वो Fe और S2 दोनों का ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 11, और इसलिए एन फैक्टर आ गया FeS2 का कितना 11 और मोलर मास हो जाएगा m/11। अब यहाँ पर देखो FeCN6 4 माइनस है और ये चेंज हो रहा है Fe2O3 + CO2 + NO। पूछा गया है एन फैक्टर कितना है, तो देखो Fe2+ से यहाँ 3+ में गया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। एक साइनाइड में जो C है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पर CO2 में जाने पर ये हो गया है +4। कुल मिला के 6 साइनाइड में 6 कार्बन है जिनके +2 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो गए। ठीक है कि साइनाइड के जितने कार्बन थे जब वो CO2 में बदले तो कुल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए 12। नाइट्रोजन का है -3 और यहाँ जाके हो रहा है +4, तो हर नाइट्रोजन ने 7 इलेक्ट्रॉन निकाले, टोटल 6 नाइट्रोजन है तो निकल गए 42। तो इन सब का जो सम है फैक्टर हुआ 55, तो इसका तुल्यांक भार होगा m। तो इस तरह से FeCN6 4 माइनस अगर मान लो इस तरह से कंपाउंड्स में बदल रहा है तो यहाँ इन फैक्टर होगा 55। तो इस तरह से चाहे ऑक्सीकारक हो चाहे अपचायक हो, आपको सीधा सीधा देखना है एक मोल में कुल कितना ऑक्सीकरण अंक बदल रहा है, वही उसका क्या होगा एन फैक्टर। फिर आते हैं असमानुपाती रिडॉक्स में एन कारक निकालना। तो देखो बच्चों असमानुपाती रिडॉक्स में एक ही तत्व के परमाणु ऑक्सीकारक और अपचायक होते हैं। तो हमें करना क्या है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो गया पहले तो वो निकाल लेना है और फिर उसका कुल कितना जो है रस समीकरण अमिति स्थिरांक है वो देखना है। तो यहाँ देखो आपकी जब Cl2 Cl- और ClO3 माइनस में चेंज होता है तो ध्यान रखें जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं एक परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से निकलने चाहिए। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन क्लोरीन माइनस में चेंज हो रहा है और एक क्लोरीन क्लोरीन 5+ में चेंज हो रहा है, तो एक क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक बदल रहा है वो एक बदल रहा है Cl से Cl-, जबकि एक क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 0 से +5 चेंज हो रहा है। तो जिस क्लोरीन का +5 बढ़ रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन उससे निकले होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, और जिस क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन को हमें एडजस्ट करना है, जोड़ना है, तो हम 5 क्लोरीन एटम लेंगे। तो कुल मिला के 6 क्लोरीन एटम हो गए जिनमें से 5 क्लोरीन एटम तो 5Cl- में चेंज हो गए और एक ClClO3+ इसमें। तो अगर अब यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिला के दोनों क्लोरीन एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए आप देख रहे हैं, कुल मिला के 5। और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्लोरीन का है रस समीकरण अमिति स्थिरांक 3, तो क्लोरीन का जो एन फैक्टर आएगा वो आ जाएगा 5/3। 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए और 3 मोल, मतलब 3 मोल क्लोरीन के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो गया तो 5/3। तो तुल्यांकी भार आ जाएगा
m/5/3 मीन्स 3m/5। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई। तो इस तरह से निकालना होता है असमानुपाती रिडॉक्स में n फैक्टर। ठीक इसी तरह से यहाँ आ जाओ, P4 से बन रहा है PH3, तो यहाँ देख रहे हैं कि -3 हो रहा है और यहाँ जा रहे हैं तो +1। तो कुल मिला के 4 फास्फोरस में से एक फास्फोरस -3 में चेंज हो रहा है और 3 फास्फोरस +1। तो इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन एक फास्फोरस में जुड़े हैं P3 PH3 बनने में, और 3 फास्फोरस ने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। तो दोनों मतलब कुल मिला के पूरी रिडॉक्स अभिक्रिया में जो 4 फास्फोरस हैं उनके बीच में, ठीक है, जो 4 फास्फोरस एटम है उनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हुआ है। तो n फैक्टर अगर हम P4 का निकालेंगे यहाँ पर तो वो आएगा क्या 3, क्योंकि P4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, तो आ गया n फैक्टर 3। तो जो तुल्यांकी भार है वो आ जाएगा m/3। तो इस तरह से P4 का तुल्यांकी भार हो गया m/3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पर चले जाएं, H3PO3 3+, यहाँ जाके PH3 3 माइनस में चेंज होगा और H3PO4 5+ में। तो एक फास्फोरस +3 से और यहाँ कहाँ जा रहा है -3। तो कुल मिला के एक फास्फोरस ने 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, ठीक है। और फिर यहाँ देखो कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बाकी जो 3 फास्फोरस बचे उनमें +3 से +5 हो रही है, मतलब हर फास्फोरस ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 3 फास्फोरस लगेंगे। तो यहाँ पर 3 मोल बन जाएगा H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पर जो n फैक्टर हुआ वो हो गया कितना, देखो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए पूरे अणुओं 4 अणुओं के बीच में, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कितना 4, तो हो जाएगा 3/2 मींस 2m/3। यही इसका क्या आ जाएगा, एक तुल्यांकी भार का सूत्र। ऐसे H2O2 में चले जाएं, तो H2O2 में -1 से ऑक्सीजन का हो रहा है -2, तो एक ऑक्सीजन का 0 हो रहा है और एक ऑक्सीजन का -1 से -2। कुल मिला के एक ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है और दूसरे ने ग्रहण किया, तो n फैक्टर हो गया 1, तो तुल्यांकी भार m/1। ठीक इसी तरह से ये रिएक्शन लिखी है K2Cr2 + 14HCl बना है 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 6, और यहाँ जाके कितना हो गया बच्चों 3। 2 क्रोमियम 6+ से 2 क्रोमियम 3+ में चेंज हो रहे हैं। कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इनके बीच में, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज चल रहा है। तो इस रिएक्शन में कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। तो n फैक्टर अगर हम K2Cr2 का देखें तो 6 आएगा, और तुल्यांकी भार वही है m/6। लेकिन HCl की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, और इसका रस समीकरण अभी स्थिरांक है 14। तो कुल मिला के आ गया 3/7। तो यहाँ पर HCl का तुल्यांकी भार हो जाएगा 7m/3। इस तरह से बात क्लियर है अच्छी तरह से। फिर यहाँ आ जाओ ClO3 है, यहाँ पर क्लोरीन का 5+ चार्ज है, और यहाँ पर एक क्लोरीन माइनस में जा रहा है और 3 क्लोरीन आप देख रहे हैं। तो देखो एक क्लोरीन का +5 है और फिर यहाँ गया -1। कुल मिला के एक क्लोरीन एटम ने तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। तो वो कैसे निकलेंगे, जो दो बाकी 3 क्लोरीन आयन बचे हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन और क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिबरेट हो गए, और यही रीजन है कि 3 ClO4 2- में चेंज हो गया Cl3 से। तो यहाँ पर n फैक्टर आ गया 6/4 या 3/2। तो ClO3 1- का तुल्यांकी भार हो गया 2m/3। तो यहाँ तक बात क्लियर अच्छी तरह से। तो ये था हमें किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में, चाहे वो समानुपाती हो या असमानुपाती हो, किसी भी तरह से उनमें हमें तुल्यांकी भार कैसे निकालने हैं, ऑक्सीकारकों के या चायकों के या पर्टिकुलर एक बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन में पर्टिकुलर स्पीशीज के, तो ये आपसे बनना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब आता है सबसे मेन जिस यूनिट का पार्ट है वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे इजी मेथड में बताता हूँ, आपने पढ़ी होंगी n इलेक्ट्रॉन
विनिमय मेथड है, ऑक्सीकरण अंक निर्धारण विधि है। यहाँ पर सबसे इजी है एन फैक्टर मेथड, वही है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड की बात करें। सपोज ये रिडॉक्स रिएक्शन है ए, ठीक है, स्मॉल ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर ए और बी एक ऑक्सीकारक और अपचायक है। ये उनके रस समीकरण अमित स्थिरांक है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एन फैक्टर ऑफ ए, और अगर हम रस समीकरण अमित स्थिरांक की बात करें तो ये संबंध आता है कि ए का एन फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दे हम ए मीन्स स्मॉल ए, मतलब है कि ए का रस समीकरणमिति स्थिरांक, ठीक है, और ये हो गया स्मॉल, मतलब है कि जो भी तत्व जिसका आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालना है और उसका क्या करना है, आपको एन कारक ले लेना है। तो एन कारक ऑफ ए जो है, ठीक है, और ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इस तरह से रिलेटेड है। तो इसी बेस पर हम घटक ए का एन कारक अपॉन घटक बी का एन कारक, तो यहां संबंध बन जाएगा घटक बी का रस समीकरणमिति स्थिरांक अपॉन घटक ए का रस समीकरणमिति स्थिरांक। बात अच्छे से समझे, मतलब ये है कि आपको घटक ए का एन कारक पता है, घटक बी का एन कारक, मतलब आप किसी रिडॉक्स इक्वेशन में दोनों घटकों के अगर एन कारक पता हो गए तो उनका रेशियो ले लो अपोजिट, तो वो उनके रस समीकरणमिति स्थिरांक बन जाएंगे। मतलब घटक ए का जो एन कारक है वो घटक बी का रस समीकरणमिति स्थिरांक बन जाएगा, और घटक बी का जो एन कारक है वो घटक ए का रस समीकरणमिति स्थिरांक बन जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप कि जो यहाँ पर इसका एन फैक्टर है वो है बी, और जो इसका एन फैक्टर है बी का वो है क्या, ए। इतना सा समझो आप कि अगर हमें ए और बी के एन फैक्टर पता है तो विनिमय कर दो, उल्टा कर दो, ए का एन फैक्टर बी का रस समीकरणमिति स्थिरांक बन जाएगा, बी का एन फैक्टर ए का रस समीकरणमिति स्थिरांक बन जाएगा। इस तरह से हम ये कहें कि एन एफ ए अपॉन एन एफ बी इक्वल टू बी अपॉन ए, मतलब ए का एन फैक्टर ये बी के बराबर हो जाएगा और बी का एन फैक्टर ए के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ए का एन फैक्टर अधिक हो, ठीक है, तो घटक बी के अधिक मूल आवश्यक होंगे। यहाँ ध्यान से देखें, अगर यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर ए का एन फैक्टर ज्यादा है, उच्च वैल्यू न्यूमेरिकल रखता है, तो ध्यान रखें कि ए का एन फैक्टर अधिक हो तो घटक बी के अधिक मूल आवश्यक हो। मतलब घटक ए का अगर एन फैक्टर ज्यादा आ रहा है तो उसको अपचयित या ऑक्सीकृत करने के लिए दूसरे घटक के मूल ज्यादा लगेंगे। ऐसे अगर बी के मूल कम है तो उसको ऑक्सीकृत या अपचयित करने के लिए दूसरे घटक के कम मूल लगेंगे। देखो जैसे यहाँ पर आप समझे कि FeC2O4 में एन फैक्टर है 3, ठीक है, FeNO3 होल ट्वाइस में एन फैक्टर है 5, FeSO4 में एन फैक्टर है 1 और FeSO3 में एन फैक्टर है 3। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इनके हर एक मॉलिक्यूल की एक एक मोल, ठीक है, अगर इन सब का एक एक मोल ले लिया जाए तो किसके लिए KMnO4 के मोल सबसे कम लगेंगे। तो देख रहे हैं आप कि जो FeC2O4 का एन फैक्टर है 3, तो इसका मतलब है इसके लिए 3 मोल KMnO4 लगेंगे। FeNO3 होल ट्वाइस का एन फैक्टर है 5, मतलब इसके लिए 5 मोल KMnO4 लगेंगे। और FeSO4 का एन फैक्टर है 1, तो इसके लिए 1 मोल KMnO4 लगेगा। या FeSO3 एन फैक्टर है 3, तो इसके लिए 3 मोल KMnO4 लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम एन फैक्टर है FeSO4 का, तो उसको हमें ऑक्सीकृत करने के लिए 1 मोल KMnO4 की आवश्यकता होगी रिडॉक्स इक्वेशन में। बात समझ गए ना? फिर से समझें, यहाँ देखो आप कि इस तरह से अगर ए का एन फैक्टर ज्यादा है तो उसको ऑक्सीकृत या अपचयित करने के लिए दूसरे घटक के ज्यादा मूल लगेंगे, और अगर ए घटक का एन फैक्टर कम है तो उसको ऑक्सीकृत या अपचयित करने के लिए कम हमें क्या लगेंगे बच्चों, दूसरे घटक के मूल। इसी बेस पर ये क्वेश्चन मिलेगा कि अगर आपको अलग अलग घटक दे रखे हैं और सबके एन फैक्टर दे रखे हैं और पूछ लिया जाए कि बताओ किसके लिए
KMnO4 के मोल सबसे कम लगेंगे, तो जिसका n फैक्टर सबसे कम उसको ऑक्सीडेट करने के लिए सबसे कम मोल लगेगा। अतः सबसे कम KMnO4 के मोल FeSO4 के लिए आवश्यक होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मोल लिखे हैं ना, मतलब ये कह रहा है कि FeSO4 ये है, ठीक है, कि एक मोल को ऑक्सीकृत करने के लिए KMnO4 ये जो मोल लिखे हुए हैं, ये किसके मोल लिख दिए मैंने? KMnO4 कि अगर इसका n फैक्टर 3 है तो FeSO4 के FeC2O4 के पूर्ण रिडॉक्स इक्वेशन जो बैलेंस्ड होगा उसमें आप देखोगे कि उसके जितने भी मोल लग रहे होंगे उनके लिए 3 मोल KMnO4 की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप अच्छी तरह समझें। तो ये है कुल मिला के हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के संबंध। फिर हम आते हैं कि जब आप ऑक्सीकारक और अपचायकों की रस समीकरणमिति स्थिरांक निकाल लेते हैं अच्छी तरह से, तो फिर हमें देखना होता है कि जो रिडॉक्स अभिक्रिया है वो अम्लीय माध्यम में हो रही है या क्षारीय माध्यम में। अगर अम्लीय माध्यम में हो रही है तो हाइड्रोजन की कमी को आप H+ जोड़ के क्या करोगे? हटाओगे, और ऑक्सीजन की कमी को H2O जोड़कर समाप्त करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें आएगा। फिर से सुने, अगर कोई रिडॉक्स अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में है तो जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां H+ जोड़ेंगे, और जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां H2 जोड़ते हैं, और इस तरह से दोनों कमी को खत्म कर देते हैं। अगर क्षारीय माध्यम में लिखी है तो ऑक्सीजन की कमी को OH- जोड़ के हटाओगे, और हाइड्रोजन की कमी के लिए प्रत्येक H को H2O द्वारा, मतलब एक H की कमी को, प्रत्येक H कमी, ठीक है, को H2O द्वारा संतुलित करोगे तथा H2O की संख्या के बराबर OH दूसरी ओर जोड़ देते हैं। H द्वारा संतुलित करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है, मतलब दूर करते हैं कि जहां पर क्षारीय माध्यम में एक H कम है वहां पर एक H2O जोड़ दो, एक H के लिए एक H2, तो जस्ट H2O की संख्या के बराबर OH दूसरी ओर जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना। बात क्लियर है कि जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां एक H के लिए एक H2O जोड़ोगे तो उतने ही H2O की संख्या के बराबर OH दूसरी तरफ जोड़ देंगे। फिर बस दोनों समीकरणों को जोड़ दो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, AMnO4 1- प्लस BFe3 प्लस CH+, और ये इस तरह से बना है AMn2 प्लस BFe3 प्लस C/2H2। तो पूछा गया A B C क्या होंगे। देखो बच्चों, पहले हम यहाँ निकाल लेंगे MnO4 1- का n फैक्टर, तो इसका 7+ है और यहाँ 2+ हो रहा है, तो MnO4 1- का जो n फैक्टर है वो आ गया 5। Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, उसका n फैक्टर हो गया 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n फैक्टर ऑफ MnO4 अपॉन n फैक्टर ऑफ Fe2+ इक्वल टू, तो यहाँ B किसके मोल हो गए रस समीकरणमिति स्थिरांक Fe के, और अपॉन में ये हो गया AMnO4 का। तो इस तरह से NFMnO4 से आपको ये पता चल गया कि जो Fe2+ के मोल है वो कितने हो गए? 5, और Fe2+ के जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मोल है वो कितने हो गए। तो यहाँ पर ये यहाँ देखो आप, है ना, कि एक इसका रस समीकरणमिति स्थिरांक है MnO4 1- का, तो ये जो होगा ये है, ये किसका? MnO4- के मोला हो। बस अब आपको A और B पता हो गया, तो आप समीकरण में लिख देंगे MnO4 1- के आगे कितना लिख दोगे आप? 1, और Fe2+ के आगे कितना लिख दिया? 5। अब आता है कि अभिक्रिया में ऑक्सीजन को संतुलित कर दें, तो जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है मैंने वहां पर 4H2O लगा दिए हैं, और 4H2O लगाते ही 8 हाइड्रोजन की कमी महसूस होने लगी। कहाँ? अभिकारक की साइड में, तो वहां लगा दिए 8H+, और इस तरह से ये बन गया पूर्ण संतुलित समीकरण। A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो गई 5, और C की वैल्यू हो गई 8। तो इस तरह से आपको केवल दो घटकों के ऑक्सीकारक और अपचायकों के n फैक्टर निकाल लो, और उन फैक्टर को उल्टा लिख दो। MnO4 का n फैक्टर जो आ रहा है, ठीक है, वो किसके मोल हो गए? Fe2+ के, और जो Fe2+ का n फैक्टर आ रहा है वो किसके मोल हो गए? MnO4 1। बस इस तरह से, और फिर एसिडिक
मीडियम की है तो अम्लीय माध्यम में जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो वहां मैंने 4H2 जोड़ दी उत्पाद की साइड। अब यहाँ 4H2 जोड़े तो 8H प्लस की कमी कहाँ आ गई, अब कारक की साइड में, तो यहाँ लगा दिए 8H प्लस, और कुल मिला के ये बन गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब दूसरा देखो, ये रिएक्शन लिखी है बेसिक मीडियम में, और मैंने यहाँ लिखी है ACROH होल थ्राइस प्लस BiO3 1 माइनस, और ये चेंज हुआ है CrO4 2 माइनस और I माइनस। पहले हम CrOH होल थ्राइस 3 प्लस का एन फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर CrOH होल थ्राइस का जो ऑक्सीजन अंक है +3, और इस तरफ जाके देखें +6 है, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ जाने में 3 इलेक्ट्रॉन निकले, तो एन फैक्टर आ गया CrOH होल थ्राइस का 3, IO3 1 माइनस, और यहाँ जाए तो 6 चेंज हो रही है ऑक्सीजन अंक, तो एन फैक्टर IO3 1 माइनस का हो गया 6। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एन फैक्टर CrOH होल थ्राइस अपॉन एन फैक्टर IO3 1 माइनस, इस तो ये हो गया 3/6, और ये इक्वल होगा किसके, B अपॉन A, क्योंकि B किसकी वैल्यू है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है IO3 माइनस, मतलब IO3 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो CrOH होल थ्राइस के एन फैक्टर के इक्वल है। ठीक इसी तरह से CrOH होल थ्राइस का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट A है वो IO3 1 माइनस का एन फैक्टर के इक्वल है। ये आ गया B अपॉन A आ गया 1/2, मींस यहाँ पर जो हमारे पास A है वो तो हो गया 2, मतलब 2CrOH होल थ्राइस, और जो B है वो हो गया 1, तो हो गया IO3 1 माइनस, तो 2CrO4 2 माइनस और आयोडाइड माइनस। यहाँ तक बात क्लियर लिखी। अब यहाँ पर देखो टोटल ऑक्सीजन हो रहे हैं 9, 3 6 और 3 9, जबकि यहाँ 8 हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक OH जोड़ दिया। अब यहाँ चले जाए, यहाँ पर हाइड्रोजन हो रहे हैं 6, जबकि यहाँ पर हो रहा है 1, तो आप यहाँ पर जिस तरफ क्या हो रहे हैं, केवल एक H हो रहे थे, तो 5 H की कमी को मैंने यहाँ पूरा कर दिया 5H2 से, तो उतने ही OH मैंने दूसरी तरफ जोड़ दिए, फिर जो कॉमन स्पीशीज है उसको हटा दिए, तो ये बन गया एक संतुलित रासायनिक समीकरण 2CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 1 माइनस प्लस 4OH माइनस, तो 2CrO4 2 माइनस प्लस आयोडाइड माइनस प्लस H। इस तरह से समीकरण संतुलित करना। देखो असमानुपाती रिडॉक्स को संतुलित करके बता रहा हूं, जैसे लिखा है Cl2 प्लस OH माइनस, ये चेंज हो गया ClO3 1 माइनस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ Cl2 से ऐसा लिखें 2ClO3 1, यहाँ 0 है, यहाँ जाके 5 प्लस हो रहा है, तो यहाँ एन फैक्टर Cl2 का जो है वो कितना आ गया 10, और यहाँ पर ये किस तरह से है बच्चों, रिड्यूसर की तरह। ठीक है, इस Cl2 से 2ClO3 बना दो, या हाफ Cl2 से भी ले सकते हो आप, तो मैंने सीधा सीधा एक बार Cl2 से ClO3 बना दो, एक बार Cl2 से 2Cl माइनस बना दो, या चाहे तो आप हाफ करके कर सकते हो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1/2 Cl2 इक्वल टू ClO3 माइनस, तो एन फैक्टर ऑफ जो यहाँ पर Cl2 है किसका, हाफ Cl2, तो वो आएगा कितना बच्चों 5। तो लेकिन हमें यहाँ पूरा 1 मोल लेके चलना है, हमें इससे नहीं चलना। ठीक है, तो यहाँ 1 मोल पूरा मॉलिक्यूल लोगे आप, उससे बनोगे Cl2, तो एन फैक्टर Cl2 का हो गया 10। अब यहाँ आ जाए, फिर Cl2 चेंज हुआ है 2Cl माइनस, तो यहाँ एन फैक्टर लिख दो आप Cl2 का, और वो हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन फैक्टर Cl2, ठीक है, रिड्यूसर की तरह, अपॉन एन फैक्टर Cl2 ऑक्सीडाइजर की तरह। यहां तक बात क्लियर है कि एन फैक्टर Cu2 जब रिड्यूसर है तो वो है 10, और एन फैक्टर Cl2 जब ऑक्सीडाइजर है तो 2, तो यहां हो जाएगा, ठीक है, Cl2 के ऑक्सीकरण में लगे मोल, ठीक है, कि जो Cl2 के
यहाँ पर फिर से चले, Cl2 का रिड्यूसर की तरह जब वर्क कर रहा है, ठीक है, तो 10 मोल, तो Cl2 के यहाँ पर ऐसे लिखना, और आगे सिंपल वे में और लिख लें पहले, ये 5y कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 5y1 ऐसा लिख दो। अब ये जो है, ठीक है, Cl2 ऑक्सीडाइजर, तो Cl2 ऑक्सीकारक के रस समीकरणमिति स्थिरांक, ठीक है, अपॉन में यहां लिख दिया आपने Cl2 की अपचायक में रस समीकरणमिति स्थिरांक। कुल मिला के, तो कुल मतलब यहां पर इन दोनों में तो कुल Cl2 लगी, दोनों Cl2 है तो वो हो गए 5 + 1 मतलब कितने हो गए 6। तो आप क्या करें कि ऐसे लिखते हैं 6Cl2, ठीक है, कुल मिला के 6 Cl2 लगे ना, तो 6Cl2 गिव्स, यहां पर देख लो आप कि 6Cl2 अगर आप यहां लेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा ClO3 1 माइनस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ लगा दो 2, है ना, और यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 6Cl2 यूनिट, तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास 10 Cl माइनस, क्योंकि देखो पहले वाले क्विज में या पहले लिए यहाँ पर है थे, आप क्या करो यहाँ पर ऐसे लिखो, पहले ऑक्सीकरण में कितने लगे हैं, Cl2 के ऑक्सीकरण में कि रस समीकरणमिति स्थिरांक को 5Cl2 गिव्स, Cl2 रिड्यूसर की तरह काम कर रहा है, और जब Cl2 ऑक्सीडाइजर की तरह काम कर रहा है तो 5Cl2, तो Cl2 ऑक्सीकारक की तरह, तो यहाँ पर आपको जोड़ने हैं, ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है तो आप 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख दिया आपने 10Cl माइनस, है ना, और यहाँ पर कह रहा है कि जब Cl2 अपचायक की तरह काम कर रहा है तो यहाँ से आपको Cl2 से लिखना है 2ClO3 1 माइनस प्लस यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, ओके, ऐसे लिख दो। मतलब है जब ये ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है, ठीक है, Cl2 मींस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कुल मिला के उसका Cl2 का रस समीकरणमिति स्थिरांक है वो है 5, और जब Cl2 अपचायक की तरह काम कर रहा है तब Cl2 का जो रस समीकरणमिति स्थिरांक है वो है 1। तो इस बेस पर मैंने ये दो समीकरण बना दी, टोटल जोड़ दो तो हो जाएगा 6Cl2, 10 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो यहाँ जाए 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 1 माइनस। अब आप क्या करो, ऑक्सीजन को संतुलित कर दो, देखो यहाँ पर है 6, यहाँ एक भी नहीं है, तो आपने लिखा यहाँ पर 6Cl2 प्लस 6OH माइनस, तो 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस, ऑक्सीजन बराबर हो गए दोनों तरफ। अब बचे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है 6, यहाँ एक भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6Cl2 प्लस 6OH माइनस प्लस, अभी मैं यहाँ देखता हूँ कितने हमें OH और जोड़ने होंगे, और यहाँ लिखा आपने T, ये हो गया, और यहाँ लगा दिया 6H2O, तो यहाँ टोटल 6OH माइनस और लगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ एक भी नहीं था, तो मैंने यहाँ 6H2 लगाया, तो उतने ही OH लेफ्ट साइड में लग गए, तो हो जाएगा 6Cl2 प्लस 12OH माइनस गिव्स 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस, ये और प्लस 6H2O। देखो पूरे समीकरण 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3Cl2 प्लस 6OH माइनस 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 3H2O, कुल मिला के ये बन गया हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असमानुपाती रिडॉक्स अभिक्रिया। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस्ड करना है तो एन फैक्टर कितना इंपॉर्टेंस रखता है। और मान लो मैंने ये लिख दिया NO प्लस NO3 माइनस, यहाँ 2 प्लस प्लस अमोनियम आयन। अब आपसे कहा जाए इसे ये है अम्लीय माध्यम है, ठीक है, तो हमें इस अम्लीय माध्यम में संतुलित करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि देखो Zn से बना है Zn2 प्लस, ठीक है, मान लिया जाए कि मैंने यहाँ A लिख दिया और यहाँ पर B, तो इसका N फैक्टर तो हो गया 2,
और NO3 1 माइनस से बना है NH4 प्लस, तो यहाँ था इसका 5 प्लस और यहाँ हो गया -3, तो n फैक्टर हो गया 8। तो यहाँ लिखेंगे n फैक्टर Zn अपॉन n फैक्टर NO3 माइनस, तो यहाँ NO3 मतलब B अपॉन यहाँ A, तो इसका हो गया 2 और इसका हो गया 8 या 1/4। बस अब हमें ये पता हो गया कि B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 4 रखनी है, तो A की वैल्यू और B की वैल्यू में 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ आ जाए तो यहाँ रखेंगे हम 4Zn प्लस, यहाँ पर रखेंगे NO3 माइनस, तो यह बन गया 4Zn2 प्लस और प्लस NH4 प्लस आयन। अब हमें ऑक्सीजन और संतुलित करना है, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 3 है और वहाँ एक भी नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4Zn प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 4Zn2 प्लस प्लस, यहाँ लिखोगे आप NH4 प्लस और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3H2O। अब हाइड्रोजन टोटल हो गया 6 4 10, तो हो जाएगा 4Zn प्लस NO3 माइनस, तो 4Zn2 प्लस प्लस NH4 प्लस और प्लस यहाँ पर आपके पास, अच्छा यहाँ H जोड़ने हैं, तो 4 और 6 10, तो यहाँ लगा देंगे आप 10H प्लस, बस ये हो गया आपके पास, और प्लस 3H2 यहाँ पर और लगा दें तो ये हो जाएगा प्लस 3H2। ये हो गया हमारा एक संतुलित रासायनिक संबंध। देखो 4 Zn 4 Zn, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। ऑक्सीजन हमारे पास है कितने, 10 और 3 13 और 2 मिनट नहीं सॉरी 3 ऑक्सीजन 3, और हाइड्रोजन हो रहे हैं यहाँ पे 10, तो यहाँ पे होगा 10, ठीक है। ये 10H इस तरह से, तो ऐसे हम किसी भी रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस्ड करना और ऑक्सीकारकों और अपचायकों के तुल्यांकी भार निकालना। ओके, अब बाकी हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, वो मैंने अलग से डिस्कस किया है और वो अलग से करूंगा, और वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री।